हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये एक वीडियो नहीं है बल्कि एक ये टेस्टिमनी है एक शादी की, एक ट्विन फ्लेम कपल की। एक डीएफ ने अपनी शादी, जैसे कि आप टाइटल सुन रहे हैं, और हमारी शादी हो गई। कैसे उनकी शादी हुई, जो कि हम सबका सपना होता है कि जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको हम पाना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। हालांकि मैं इस थॉट को अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी को पाना और बांधना ये 3D की वो है, डिज़ायर है, ऑब्सेशन है। बट इसका कर्मा है, उनकी शादी हो भी जाती है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप हारमोनियस यूनियन में हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो आपने कुछ किया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको अपनी उपाधि खुद को देनी है, ये सोच के कि क्या मैं एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गई हूँ, क्या मैं लिटरली अपर चक्रा से ऑपरेट कर रही हूँ, क्या मेरा थर्ड आई एक्टिव हो गया है, क्या मेरी लाइट बॉडी एक्टिव हो गई है, क्या मैं ग्राउंडेड हो चुकी हूँ, क्या मैं डिवाइन को सरेंडर हो चुकी हूँ। तो आपका रिजल्ट आप खुद डिक्लेयर करोगे। इन शॉर्ट, क्या मैं एक लिटरली हाई प्रीस्टेस बन चुकी हूँ? ठीक है, सिर्फ कहने से नहीं होता है, हमें हाई प्रीस्टेस बनना है। ठीक है, और खुद आपको समझ में आ जाएगा आपकी जर्नी पूरी हुई कि नहीं हुई। चलिए, ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये कुछ 3 मिथ आज दूर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ट्विन फ्लेम जर्नी। पहला मिथ कि ये जर्नी एक नार्सिसिस्ट की है, और ये जर्नी नार्सिसिस्ट एम्पैथ की है, और उस पर शादी नहीं होती है। डेफिनेटली यहाँ ट्विन फ्लेम कपल जिनकी शादी भी हुई है और वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजार भी रहे हैं, ठीक है, बहुत प्यार से। तो डेफिनेटली ये जर्नी नार्सिसिस्ट और एम्पैथ की नहीं है। वंस अगेन अ कंफर्मेशन। दूसरी मिथ कि एस्ट्रोलॉजी से आप ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन भी करा सकते हो, और ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी पूरी होगी कि नहीं होगी ये भी कंफर्म करा सकते हो। जबकि मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब नहीं है इस जर्नी का, और आप हमारी डिवाइन फेमिनिन से खुद समझेंगे एट द एंड ऑफ दिस होल वीडियो। जब वो आपको बता देंगी कि हाँ हमारी शादी कैसी हुई, उसके बाद वो गाइड करेंगी अबाउट लिटिल बिट अबाउट द एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। तो आपको समझ में आएगा कि जो पहले ही से ही इनकारनेट हो चुके हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ से और टाइम ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है। हम तो पहले ही ऊपर ही बढ़ गए थे, हम तो पहले ही चुने गए हैं हम, क्योंकि हम तो एक ही हैं। हमारे लिए कौन सी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ, जो कि एक्चुअली मिथ नहीं है, थोड़ी सा उसमें करेक्शंस की ज़रूरत है, जो कि मैंने खुद भी बोला है, यू शुड फॉलो योर गट फीलिंग्स। गट इज़ योर सेकंड ब्रेन, और ब्रेन कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, राइट। मतलब अब मैं उसको क्लियर करती हूँ। जैसे कि कोई इस जर्नी पे नया नया आया है, बहुत से लोग 3 साल के बाद इनर वर्क ले रहे हैं, 19 से यहाँ पर है, पर 3 साल के बाद सिस्टमेटिक इनर वर्क ले, जब उन्होंने जगह जगह के है ना घाट घाट का पानी पी लिया, पता चला कि वो वहीं पर ही अटके हुए जहाँ वो शुरू में थे। वो अपने गट का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए कि आपके शुरू में, क्योंकि जब आप अवेयर ही नहीं हो तो आपको अपनी आत्मा की आवाज़ कैसे सुनाई देगी। कहते हैं ना कि इस जर्नी पे आपको गाइड्स खुद आपको हेल्प करते हैं, डिवाइन खुद हेल्प करता है। कई जगह सुना होगा आपने कि आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह सुना है आपने, है ना, आपको डिवाइन खुद गाइड करता है। ये बात सच है, करता तो है, बट डिवाइन की आवाज़ सुनने के लिए पहले आपको प्योर तो होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले तो आपको सिर्फ आपकी गट की आवाज़ सुनाई देगी, आपके ब्रेन की आवाज़, और ब्रेन सिर्फ मैनिपुलेट करता है। डिवाइन की आवाज़ तब सुनाई देती है जब आप प्योरिटी की स्टेट में आ जाते हो, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, बिल्कुल जर्नी 15 या 20 साल की हो जाएगी, जब तक कि आप प्योर घाट घाट का पानी पी के जब तक आप प्योर होगे, इट विल टेक टाइम 15-20 ईयर्स। इसलिए शुरू में यू हैव 2 ऑप्शंस कि या तो आप सही गाइडेंस लीजिए,
सही चैनल फॉलो करिए जो आपकी आपकी आत्मा को टच करता हो, जो को कनेक्ट करता हो, ठीक है। सही गाइडेंस लीजिए जहाँ पर कि इंटेंशंस उस चैनल के प्योर हैं, ठीक है। या फिर आप अपनी ही गट फीलिंग को फॉलो करिए, बट मेक श्योर आपका जो गट है अभी वो प्योर है कि नहीं, क्योंकि जब तक आपके अंदर प्योरिटी नहीं आएगी, जब आप खुद ही भरे पड़े हो, ये जर्नी ही ब्लॉकेजेस की को क्लेंजिंग की है। जब आप अभी इस वक्त 3D से ऑपरेट कर रहे हो, आप ब्रेन से ऑपरेट कर रहे हो, आपके डाउनलोड्स भी ऐसे हैं जैसे कि जिसमें सेल्फिशनेस है, मेरा फ़ायदा, मेरी डिज़ायर, मेरी खुशी, मुझे डीएम चाहिए, मुझे उससे बात करना है, मुझे उससे शादी करना है। जब आपकी गट में ही अभी सेल्फिशनेस है, तो आपको गाइड्स और एंजल्स के आंसर कैसे मिलेंगे? जिसे हम कहते हैं डीएम को भी तो एंजल्स गाइड कर रहे हैं, फिर क्यों उनको समझ में नहीं, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है? क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं। तो ये भी एक मिथ है कि फॉलो योर गट फीलिंग। आपको अपनी गट फीलिंग को तब फॉलो करना है जब आप एक जर्नी के एक पड़ाव पे पहुंच जाते हो। नाउ यू आर ऑपरेटिंग विद द अपर चक्रास, नाउ यू हैव स्ट्रेट अलाइनमेंट विद योर गॉड, विद योर एंसेस्टर्स, विद योर स्पिरिचुअल टीम, स्पिरिट टीम, आपके गाइड से। अब आपके अंदर का मैल उतर चुका है, अब आप उनकी आवाज़ को सुन सकते हो, आप या वो आपका उनसे अलाइनमेंट बन गया है। तब आप आगे की जर्नी बिल्कुल अपनी गट फीलिंग से आगे फॉलो करिए, बट ये पार्शल ट्रुथ है, फॉलो योर गट फीलिंग, ठीक है। अब इस वीडियो में जो कपल है, जो डिवाइन फेमिनिन है, उसने अपनी शादी की जर्नी किस पड़ाव पे ऊपर नीचे होकर तय करी, उनको हम सुनेंगे, ढेर सारी उनको विशेस देंगे, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इस जर्नी पे कितना कितना हमें मेहनत करनी पड़ती, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये कपल की भी जो शादी हुई है, मैं अभी भी इनसे टच में हूँ। हमारी सेशंस भी अभी है दिवाली नेक्स्ट मंथ नवंबर में। अभी भी आप ग्रो हो रहे हो। तो ऐसा नहीं कि जिनकी शादी हो गई है वो बिल्कुल अब एक प्रकार से उस हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में आ गए हैं। नहीं, बहुत सारी लेसन लर्निंग उनको भी अभी करनी है, अभी बहुत सारी क्लिनजिंग उनको भी करनी है। अभी उनकी भी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। तो इससे क्या सीखना है कि आपको अपनी जर्नी पे पेशेंस रखना है, और ये जर्नी पूरी तरीके से सिर्फ क्लेंजिंग की है। चाहे वो आपके कर्मा क्लियरिंग हो, चाहे आपके डीएनए हीलिंग हो, चाहे आपके पास्ट लाइफ वुंड हो, चाहे आपके कोर वुंड्स हो, चाहे आपके एथरिक वुंड्स हो, चाहे आपके अंदर के सारे ब्लॉकेजेस हों, ठीक है। यही जिस्ट है इस जर्नी का। चलिए जब डिवाइन फेमिनिन को सुनते हैं, और आखिर में बिना उनको ब्लेसिंग दिए बगैर जाना नहीं है। अपना ध्यान रखिए। माई सोल पर्पस, माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आप सभी की तरह एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ। हमारी मैरिज हुई 2021 नवंबर में। जी बिल्कुल, मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ। इसके पहले भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, दो बार रिकॉर्ड किए, पर वो कंप्लीट नहीं हुआ, और कई बार तो मैं बना ही नहीं पाई। हो सकता है इसके बीच में डिवाइन मुझे कुछ लेसन्स देना चाहते होंगे। सो लेट स्टार्ट व्हाट गॉड स्पीक्स थ्रू मी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2020 में, लेकिन मुझे बचपन से ही महसूस होता था। 2012 में मैं वाराणसी से हूँ, और मेरे डिवाइन मस्कुलाइन वाराणसी में आए स्टडी के पर्पज़ से, और मुझे 2012 से ही महसूस हो रहा था कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो इसी सिटी में है, वो मेरे आसपास ही है। और मैं आंखें बंद करती थी तो मुझे वो चेहरा भी दिखाई देता था। तभी से मैंने अपने डीएम को उसी सिटी में ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि वो बस सोल मिल जाए, मुझे जल्दी से जल्द मिल जाए। बहुत सारे नए नए कार्मिक अकाउंट्स खोले अपने डर के कारण, अपने लाइफ के पेन्स के कारण। मैं बहुत सारे कार्मिक अफेयर्स में पड़ी कि शायद ये होगा, शायद ये होगा। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट 2019 में वो मुझे मेरे ही घर के पीछे मिला।
मेरे ही घर के पीछे वो 2012 से रह रहे थे और मैं उनको पूरे शहर में ढूंढ रही थी। दिस वॉज माई स्ट्रॉन्ग इनर कॉलिंग कि नहीं, वो यही है, आस पास ही है। और वो सोचने से मेरे जो चेहरे पे जो रौनक आ जाती थी ना, मुझे आज भी याद है। मैं रोमांस से डूब जाती थी। उम्र मेरी कितनी होगी, क्लास 10th में थी मैं। तो ये इनर नोइंग जो थी ये पहले से थी। सो फाइनली बहुत सारे कार्मिक लेसन्स के बाद मुझे मेरा डीएम मिला। फिर बबल फेस, वही जो सबके साथ होता है। फिर डीएम का आना जाना, बार बार ट्रिगर करना। फिर मुझे 2020 में शोल शॉक लगा और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। 2019 में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि मैं अपने डीएम से दूर जाना चाहती थी। ये मुझे बहुत पेन देता है, बहुत ट्रिगर करता है, बहुत। मैं नहीं रहना चाहती इस रिलेशनशिप में। बार बार पेन झेलने से अच्छा है कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ। जैसे ही मैं ये मन बना लेती थी, वैसे ही वो, जैसे बाहरी दुनिया, बाहरी कायनात जो थी वो हमें जोड़ने का प्रयास करती थी। जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कॉल नहीं करूँगी, तब फिर किसी न किसी बहाने कॉल आ जाता था या चला जाता था। या फिर मैं सोचती थी मैं अब कभी नहीं मिलूँगी, तो फिर कहीं ना कहीं से हमें इनविटेशंस आ जाते थे कि आप दोनों को साथ में आना है। या फिर घर में ऐसी बातें होने लगी कि तुम जिसके साथ फ्रेंडशिप में हो उसके साथ शादी कर लो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था कि इस तरह से ये कैसे कह सकते हैं कि शादी कर लो, अभी इन्होंने देखा नहीं, ये मिले नहीं, फिर ये कह रहे हैं शादी कर लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कायनात हमें जोड़ने का बहुत प्रयास करती है। तो फिर मेरे मन में ये डाउट था। अब मुझे था कि अब मुझे जो भी चाहिए वो परमानेंट चाहिए, फॉर द लाइफ टाइम पर्पस। ये नहीं कि आए और चले गए, इस तरह का रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए था। तो उस वक्त मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी 2029 में। तो मैंने कहीं से सुना था कि रामायण जो हमारे पास ग्रंथ होता है उसमें एक प्रश्नावली होती है। उसमें आप भगवान से जो भी प्रश्न पूछते हैं उसका आपको जवाब मिलता है और वो 100% सच होता है, 100%। तो मैंने ये पूछा कि ये इंसान मेरे से इतना झगड़ा करता है, इतना मेरे को टॉर्चर करता है, इतना बहस करता है, और ये लोग चाहते हैं कि मैं इससे शादी कर लूँ। आप मुझे बताओ कि ये शादी मेरे लिए सही है या नहीं है, होगी या नहीं होगी। मैंने ये प्रश्न किया भगवान से और इसे सरेंडर कर दिया। देन फिर मैं फिंगर स्क्रॉल करती गई और उससे वर्ड्स बनते गए। तो एक चौपाई आई, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोबत सिंधु अनल सितलाई। मतलब कि कार्य उत्तम है, इसमें सफलता प्राप्त होगी। मेरा जो प्रश्न है वो उचित है, इसमें मुझे सफलता प्राप्त होगी, ऐसा आया। तो मैं वहाँ भी शॉक हो गई, यार ये भगवान ऐसा क्यों कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, ये तो इतना झगड़ा करता है, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। मैंने किताब बंद कर दिया, एक साइड रख दिया। अब इस स्टेटमेंट पे बिलीव करने में मुझे 1 साल लगे। अरे वो तो भगवान है, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, उन्होंने तो बता दिया। वो फ्री हो गए, लेकिन मैं नहीं हो पाई। मुझे उस एक स्टेटमेंट पे बिलीव करने में पूरे 1 साल लगे। उस दौरान मेरी जर्नी चल रही थी। मैंने दिसंबर 2020 में इनर वर्क मैडम से सेशन लिया। फिर उसके पहले मैं इनर वर्क करती थी, पर ईगो के साथ, मीन्स कभी प्रोटेक्शन लेना कभी ना लेना, और कभी सिर्फ यूनियन, हाँ यही था, सिर्फ यूनियन मिल जाए। बार बार डीएम को चेक करना कि वो अवेकन हुआ कि नहीं हुआ, बार बार टैरोट रीडिंग एंड ऑल, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शंस। और इसके साथ मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती थी। कई बार यूनिवर्स ने मुझे पनिश भी किया है इन चीज़ों के लिए। वो अपनी जर्नी पूरी करवा लेते हैं, मुझे पता है। देन फरवरी में 1 फरवरी को से पहले 2-4 दिन पहले मेरे डीएम का कॉल आता है कि मुझे तुमसे मिलना है। और वो इतनी जल्दबाजी में जैसे वो शहर छोड़ के जा रहे हों। फिर
उन्होंने कहा नहीं मुझे मिलना है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मिल सकती, मेरे पास टाइम कम है, मैं नहीं मिल पाऊँगी। उन्होंने कई बार बोला कि तुम 1 घंटे के लिए नहीं आ सकती। मैं बोली नहीं आ सकती। मुझे ये था, डर था कि इस टाइम मैं अपनी एनर्जी किसी को नहीं दूँगी, अपनी एनर्जी कहीं भी वेस्ट नहीं करूँगी। इस टाइम मैं सिर्फ इनर वर्क पे फोकस हूँ। वो आएगा, एनर्जी लेगा, मेरा समय बर्बाद करेगा, चला जाएगा, और मेरा इनर वर्क जो है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। कोई ना कोई सेशन छूट जाएगा, या फिर वैसे ही ठंडी का महीना था और दिन छोटे होते थे उस समय, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। उसने कहा फाइनली तुम नहीं आओगी? मैंने कहा नहीं आऊँगी। कहा कि उसने धीरे से बुदबुदाया कि प्यार है तो क्यों नहीं आओगी? मैंने कहा जब है ही नहीं कुछ तो क्या मतलब है इस तरीके से? अब तुम बोलोगे कि तुम शादी कर लो कहीं और, लेकिन मेरे साथ रहो, कांटेक्ट में रहना, लेकिन इस तरीके से मेरे से नहीं चल पाएगा। आई कांट हैंडल। मैंने कहा जब इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है तो मुझे नहीं चलाना इस तरीके से। आई वॉज स्ट्रिक्ट कि मुझे नहीं मिलना है, दैट्स। तो उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसके बाद 1 तारीख आई, तो मैं उतनी दिन से कंफ्यूज थी, मैं जाऊँ कि न जाऊँ, जाऊँ कि न जाऊँ। जाऊँगी तो ऐसा हो जाएगा, न जाऊँगी तो बुरा मान जाएगा। मुझे नहीं पता था कि वो शहर छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर वो लास्ट टाइम मिलना चाहते थे बस। तो 1 फरवरी को मैं ऐसे ही हॉस्पिटल जा रही थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, हॉस्पिटल के बहाने ही 10 मिनट मिल लेंगे, पब्लिक प्लेस पे मिलेंगे, ताकि ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने कॉल किया, मैंने बुला लिया कि मैं जा रही हूँ, आ जाओ। तो वो आते हैं वहाँ तक। फिर मैं उनसे आई कांटेक्ट करने से बच रही थी कि कहीं से भी उन्हें मेरी एनर्जी रिसीव ना हो। लेकिन उसके पहले से मुझे बहुत रियूनियन के साइंस आ रहे थे। मैंने मरकाबा देखा, मैंने कुंडलिनी को मिलते हुए देखा, मैंने रियूनियन बड़ा बड़ा लिखे हुए देखा, मैंने 2 तितलियों को आपस में मिलते हुए देखा, मैंने 2 पंछियों को ग्राउंड लेवल पे मिलते हुए देखा, बहुत सारे रियूनियन के साइंस। लेकिन ये सब मैंने कहा कि अभी तक तो मेरी जर्नी आधी भी नहीं पहुंची, मैं तो डिवाइन तक पहुंची नहीं, मर्ज ही नहीं हुई, तो फिर ये कहाँ से रियूनियन के साइन मेरे लिए क्या मैटर करते हैं? आई डोंट केयर। सो फाइनली हम मिले, तो उनका पहला शब्द यही था कि तुम्हें इतने महीने में तुमने एक बार भी कॉल करके ये नहीं पूछा कि मैं मर गया कि ज़िंदा हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ, आप ही ने तो कहा था कि ये मेरे पीछे पड़ी रहती है, बार बार कॉल करती है, वही बात करती है। जब मैं ही हर चीज़ में आगे हूँ तो हो गया, मैंने स्टेप बैक ले लिया, तो क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि कम से कम कांटेक्ट में तो रह सकती हो। इसके पहले मैं फोर्स करती थी उनको मिलने के लिए कि मिलने आओ, लेकिन वो टाल देते थे कि नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना, तुम्हारी मुझे आदत लग जाएगी, तो फिर तुम्हारी शादी होगी, मेरी शादी होगी, तो बाद में याद आएगी, प्रॉब्लम होगी, दोनों को कष्ट ना हो, इसलिए हम दूर ही रहें तो बेहतर है, फ्रेंडली बात करेंगे कभी कभी। फिर उसने मुझे कहा कि चलो तुम्हें मैं घुमाने ले चलता हूँ। मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा सकती, आई एम सॉरी। उस बीच मेरी शादी लग रही थी, घर वालों ने कहा कि अब तुम्हें कर लेना चाहिए। तो मैंने भी कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर मैंने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से कह दिया कि अब तो मेरी शादी लग रही है, अब ये सब बंद करो, अब ये सब का कोई फ़ायदा नहीं बात करने का, मिलने का। भी कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर मैंने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से कह दिया कि अब तो मेरी शादी लग रही है, अब ये सब बंद करो, अब ये सब का कोई फ़ायदा नहीं बात करने का, मिलने का, अब ये सब कुछ नहीं है ना। फिर उस दिन ऐसे ही नॉर्मली हम लोग मिले, बातचीत की। फिर उसके बाद मैं उस दिन के बाद घबरा गई कि ये क्या हुआ, कहीं मेरी जर्नी ब्लॉक तो नहीं हो जाएगी। तो फिर मैंने सेशन बुक किया, मैडम से बात की कि मैम वो आया था, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। मैम ने कंफर्मेशन दे दी कि हाँ आपका यूनियन हो गया है। फिर कुछ दिन बाद मेरे लिए रिश्ते के लिए एक फ़ोटो आई। जैसे ही मैंने घर में एग्रीमेंट दी कि हाँ मैं शादी कर लूँगी, वैसे ही मुझे, जैसे कि मैं तो बैलेंस थी, लेकिन
मेरे जैसे डिवाइन मस्कुलाइन को पता चल गया था सोल लेवल पे कि हाँ ये अपना रास्ता बदल चुकी है। लेकिन मैंने तो डिवाइन पे सरेंडर किया था कि वो जो भी करेंगे बेटर करेंगे मेरे लिए। फिर फ़ोटो आई तो फिर मैंने वो फ़ोटो अपने डिवाइन मस्कुलाइन को दिखाई। जैसे ही मैंने फ़ोटो दिखाई वैसे ही वो उदास हो गए। उनके हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है और मेरे हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है सेम टाइम पे। हम दोनों वहाँ पे बैठ के जैसे मैं भी घबराहट महसूस कर रही थी और वो भी। वो वहाँ से भागना चाहते थे और वो वहाँ से भाग भी गए और वो जाके मेरे से छुप के रोने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने तब तक कुछ भी नहीं कहा कि हाँ मैं ये फ़ील करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, व्हाटएवर। फिर कुछ दिन बीते तो फ़ोटो जहाँ रिश्ते देखे जा रहे थे वहाँ पे फ़ोटो भेजने की तैयारी होने लगी। मैं ऐसे ही तैयार हो रही थी तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, साड़ी पहन के फ़ोटो भेजना है। तो वो बोलते हैं मेरे को भी भेजना। तो मैंने कहा कि क्या मतलब है, मैं क्यों भेजूँगी फ़ोटो, कि बस देखना है। फिर मैं डर गई कि ज़्यादा इसको एनर्जी दूँगी तो ये फिर एनर्जी लेकर रन करेगा। तो फिर मैंने पहले सोचा कि नहीं दूँगी, फिर भेज दिया। तो फिर वो मुझे कहते हैं कि भाभी बोली हैं कि बनारस में कोई लड़की ढूंढो। तो मैंने कहा ठीक है ढूंढ लो। तो वो कहते हैं कि क्या इरादा है। मैंने कहा कि क्या इरादा है मतलब मेरा इरादा बढ़िया है। तो कहते हैं कि बात करें। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है कर लो। फिर उसके बाद वो 10 दिन तक मेरा एक्सप्रेशन देखता रहा कि देखते हैं कि ये मैं उसको जवाब नहीं देता हूँ फिर ये कैसा रिएक्ट करती है। 10 दिन तक मैंने मिलने के लिए मना कर दिया, बात करने के लिए ज़्यादा मना कर दिया। वो वीडियो कॉल करते थे, मेरा एक्सप्रेशन देखते थे कि मैं इसको जवाब नहीं देता हूँ तो ये क्या रिएक्ट करती है। लेकिन मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैं बैलेंस थी, मैं डिवाइन पे सरेंडर थी कि जो आप कराओगे वो बेटर होगा मेरे लिए। मेरे में कार्मिक साइकिल लिखा होगा तो वो ही सही, नहीं तो डिवाइन मैस्कुलाइन लिखा होगा तो वो भी सही। और वो मेरे से छुप छुप के वो रोते थे कि अब तो ये चली जाएगी। फिर उसने एक बार कहा कि तुम जिस दिन शादी होगी तुम्हारी उस दिन तुम तैयार होके मेरे को फ़ोटो भेजना। मैंने कहा कि जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा तो फ़ोटो क्यों भेजेंगे, कोई मतलब ही नहीं है एक दूसरे को पेन देने का, अपने आप को पेन देने का कोई मतलब नहीं इन सब शेयरिंग से। फिर उसके बाद एक दिन फिर मैं और मेरी सिस्टर बाहर गए। उसने कहा कि आप उनको बुलाइए यहाँ पे। मैंने कहा क्यों, कहे कि नहीं आप बुलाइए। मैंने कहा ठीक। मैंने बुलाया तो वो कहती है कि आप इनसे शादी करते हैं या फिर मैं इनकी शादी करा दूँ घर वालों को बोल के। तो जवाब आता है कि मैंने तो कहा था, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने कहा कि मुझे तो आज तक कोई प्रपोज़ल तक नहीं आया, तो मैं शादी का कैसे कह सकती हूँ खुद से कि हाँ मुझसे शादी कर लो। तो मेरी सिस्टर कहती है ठीक है मैं फिर घर पे बात करूँ। तो हाँ वहीं से बातचीत होने लगी। उसके पहले 10 रिश्ते देखे जा चुके थे और 10 रिश्तों में मेरे से जो बर्थ चार्ट है उसमें 7th हाउस में लग्न में मांगलिक दोष था। तो उसके लिए भाई मंगला लड़का खोजा जा रहा था। तो अब 10 दिन तक वो तो बर्थ चार्ट पे ही के हिसाब से लड़का ढूंढने लगे 10 दिन तक। लेकिन वो उम्र में काफ़ी बड़ा या काफ़ी डाउरी वाले ऐसे लोग थे। तो 10 के 10 रिजेक्ट हो गए और कहीं बहुत मेहनत किया गया शादी करवाने के लिए। मैंने कहा कि अभी टाइम लगेगा, 7th हाउस में है मंगल तो जाहिर सी बात है। तो फिर अब फाइनली बात आई सामने फैमिली के कि हाँ ये लड़का है और इनसे वो बोले हैं कि हाँ हम इनसे शादी करेंगे। तो एक दूसरे की फैमिली से पहले तो वो लोग थोड़ा सा रिएक्ट किए, फिर बाद में मान गए। फिर एक दूसरे की फैमिली से नंबर एक्सचेंज हुए, बातचीत हुई। उस दौरान कोई कुंडली नहीं, कोई ग्रह दोष नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग वैनिश।
3D में कुछ और चल रहा है। यहाँ पे बर्थ चार्ट दिखा जा रहा है, 7th हाउस में मांगलिक दोष है और मंगला लड़का देखा जा रहा है। लेकिन जब डीएम की बात आई तो वहाँ पे कुंडली का मैटर ही नहीं आया, सब वैनिश। शादी फिक्स हो गई, डेट फिक्स हो गया कि हाँ शादी होनी है। शादी तो पहले होने वाली थी लेकिन लॉकडाउन लग गया इसलिए पोस्टपोन्ड हो गया। इसलिए उल्टा फैमिली का ये रिएक्शन आया कि इसने हमें इतने दिन से बताया क्यों नहीं। ओवरऑल मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, यहाँ पे सिर्फ डिवाइन पावर काम करता है। जैसा आपका प्रारब्ध होगा, जैसे आपके पास्ट लाइफ के कर्मा होंगे, जैसे हमारे पास्ट लाइफ के संस्कार इश्यूज जो हमारे साथ आते हैं, उस हिसाब से हमारा बर्थ चार्ट यानी कुंडली डिसाइड होती है। प्लैनेटरी पोजीशंस, ग्रहों की चाल डिसाइड होती है। जैसे कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आपका मंगल खराब है। मार्स, आपको झूठ बोलने की आदत है, पानी वेस्ट करते हैं, आपका बुध खराब है। मरकरी, आप फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आपका शुक्र खराब है। वीनस, आप अपने फैमिली के प्रति या लोगों के प्रति हम्बल नहीं हैं, या फिर आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप गॉसिप्स करते हैं, तो आपका गुरु खराब है। जुपिटर, आप किसी इल्यूज़न में जी रहे हैं, आपको किसी चीज़ का डर लगता है, तो आपका राहु खराब है। आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ के बैठे हैं, तो आपका केतु खराब है। या फिर आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर आपकी माँ से नहीं बनती, या फिर आपकी माँ बीमार रहती हैं, तो आपका मून खराब है। या फिर आप अपने टाइम, एनर्जी, मनी का वेस्ट करते हैं, गलत संगति में हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, तो आपका सैटर्न खराब है। इस प्रकार के हमारे जो इश्यूज़ होते हैं उस हिसाब से हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस जो होती हैं वो डिसाइड होती हैं। और जैसे जैसे हमारे इश्यूज़ हील होते जाते हैं वैसे वैसे प्लैनेटरी पोजीशंस हार्मोनाइज होने लगते हैं। जैसे जैसे आप साधना करते जाएंगे, जैसे जैसे आप कार्मा रिलीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके सारे प्लैनेटरी पोजीशंस अपने आप हार्मोनाइज हो जाते हैं। अब कहा जाता है कि अगर आपका मंगल खराब है तो आप मसूर की दाल का दान करें, अगर आपका सूर्य खराब है तो आप गेहूं और गुड़ का दान करें। आपको एंसेस्टर हीलिंग करनी है तो आपको दान पुण्य करना चाहिए। तो घूम फिर के तो बात वहीं पे आती है कि हमको दान पुण्य करना चाहिए। तो फिर हम 365 दिन क्यों नहीं कर सकते? ये तो हमारी मैडम ने पहले से सिखा दिया हमें।